तो नमस्कार गाइस, उम्मीद है सब तुम लोग एलपी का बहुत बढ़िया से मेडिकल के लिए और डीवी के लिए प्रिपेयर कर रहे होगे। तो लास्ट दो वीडियोस में मैंने डीवी और मेडिकल से रिलेटेड कुछ कुछ बताया था। मेडिकल का तो वीडियो पूरा नहीं हो पाया था, रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था वो तो पूरा। तो आज मैं मेडिकल का जहाँ तक वीडियो छूटा था वहाँ से अभी कंटिन्यू करूँगा। तो लास्ट टाइम मैं वीडियो में मेडिकल के लिए जो बताया था वो आपका फिजिकल फिटनेस, जो फिजिकल जो टेस्ट होते हैं जो जनरल फिजिशियन करते हैं, वो सारे टेस्ट तक मैंने बता दिया था। आज हम मेनली बात करेंगे आपका जो आई, जो बहुत बड़ा फैक्टर होता है आपका रेलवे का एलपी के मेडिकल के लिए। तो आज हम मेनली बात करेंगे आई और कुछ कुछ जो डीवी से रिलेटेड या फिर बहुत सारे मेरे जो कमेंट्स थे वीडियोस पे, जो मुझे लगे कि वो तुम्हें बताना बहुत ज़रूरी है, वो चीज़ तुम्हें जानना बहुत ज़रूरी है। और कुछ कुछ अलग से भी पॉइंट्स हैं जो जैसे मैं बताऊंगा वीडियो में एंड में, कि वो चीज़ भी तुम्हें डीवी के टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। वो चीज़ बहुत लोगों को नहीं मालूम है। वो चीज़ तुम्हें वहाँ पे जाओगे तभी मालूम चलेगा। उसके लिए शायद तुम्हें फिर डिक्लेरेशन बनाए या फिर तुम्हें वापस भेजे कि नहीं, हमको ये वाला चाहिए, ये फॉर्मेट में चाहिए, ये चीज़ में मेंशन होना चाहिए। तो वो चीज़ में हम बात करेंगे लास्ट में वीडियो में। तो चलिए और लेट ना करते हुए वीडियो को चालू करते हैं। सबसे पहले तो फिटनेस फिजिकल जो मैंने लास्ट वीडियो बताया था, जनरल फिजिशियन आपका चेक कर लिया। अगर उसके बाद वो अपना वो जनरल फिजिशियन टेस्ट होने के बाद जो भाई जनरल मूवमेंट ऑफ बॉडी वो वगैरह सारा जो मैंने बताया था, यूरिन, ब्लड, पीपी, ईसीजी, चेस्ट, फिजिकल टेस्ट में हार्ट बीट, हाइड्रोसेल, पाइल्स, जंप, फिर आपका पुशअप्स वगैरह, फ्लैट फुट, नॉक नी, ये सब टेस्ट कर लिया, जनरल फिजिशियन कर लिया। अब आपके पास आएगा वो आइज़ वाला। आइज़ वाले में क्या होगा, तुम्हें 20 फुट दूर एक टेबल पे बैठा देंगे वो, और पूरा अंधेरा, लाइट पूरा अंधेरा, अंदर तुम अंधेरा रहेगा पूरा, मतलब लाइट ऑफ कर देते हो। फिर अचानक से एक डब्बा खोलेंगे, एकदम डब्बा वैसा ढक्कन लगा हुआ रहता है, अभी तक तुम वो डब्बा देख नहीं पाओगे। अचानक वो डब्बा खोलेंगे, उसमें लाइट, बस उसी में तुमको रूम में लाइट दिखेगा, सफिशिएंट लाइट, पूरा एकदम चमकता हुआ लाइट रहेगा। उसके अंदर वो सेल वाला टेस्ट होगा, सी वाला। उसका सी का कट किस साइड है वो चीज़ तुमको बताना है। सबसे बड़ा, छोटा 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 होते होते पहले सबसे ऊपर में सबसे बड़ा रहेगा, उसके बाद छोटा, उससे भी छोटा, उससे भी छोटा, उससे भी, और सी का शेप वो चेंज करते हैं। ऐसा नहीं कि तुमसे पहले कोई बंदा मेडिकल हुआ उसका, वो अगर वो इस साइड बताया था तो उस साइड ही होगा तुम्हारे लिए। वो डॉक्टर चेंज करता है, सिर्फ डब्बा लगाएगा, फिर चेंज करेगा, अब पूछेगा आप किस साइड है, तो वैसे करके टेस्ट करता है। तो सी का शेप का डायरेक्शन पूछेगा, कट, सी का कट किस साइड है, ऐसे है तो इस साइड है, ऐसे है तो इस साइड है, तो कट पूछता है आपसे। तो छोटा होते होते 6x6 तक आपका एकदम, अगर आई बढ़िया हुआ तो आप बता दोगे कट किस साइड है, वरना आप 6-9 तक ही फंसने लग जाओगे। वो दिखता है वहाँ पे। तो काफ़ी बंदों को 6-9 वाले में हम लोग मतलब वो दिक्कत हुआ था। तो 6-9 में ही बहुत बंदे को फंसना चालू होता है। 6-6 में थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन आप बता लोगे। और जिसका पूरा ही अच्छा है वो तो एकदम, और वो उससे भी नीचे रहता है, 6-5 तक भी रहता है, वो एक और एकदम छोटा रहेगा। वो आपको मालूम नहीं रहेगा कि वो 6-5 है, लेकिन उसको लिखा रहता है साहब बगल में ही। तो वो चीज़ हुआ आपका, वो विजन टेस्ट हो गया है। विजन टेस्ट में आपका एक लेटर टेस्ट भी होता है, जिसमें AEIO ऐसा करके AEIO ये वाला लिखा रहता है। ये वाला चीज़ अभी फॉलो नहीं होता है, क्योंकि इसमें देखो ये लेटर है, ये कोई भी याद कर सकता है, कोई भी देख लिया एक बार, ये बंदा बता दिया, जो पुराना बंदा वो उसको बता दिया था, ये चीज़ में हो सकता है। तो इसको अभी ये किया जाता है, इग्नोर किया जाता है। तो अभी हम आगे आते हैं। विजन टेस्ट हुआ सबसे पहले। विजन टेस्ट के बाद आपका कलर टेस्ट होता है। कलर विजन टेस्ट में आपको क्या होगा ना, 2 ऑप्शन रहते हैं उनके पास। एक तो इशिहारा टेस्ट होता है। इशिहारा टेस्ट में आपका बुक रहेगा, एक बुक देगा, बुक को आपको बैठा देगा और बोलेगा क्या लिखा हुआ है। लिखने के साथ साथ नंबर भी रहता है, 2, 4, 6, 8, ये नंबर तो होता ही है। एक पैटर्न भी होता है, पैटर्न में बोलेगा आप बताओ कौन सा, कहाँ से कैसे कैसे डायरेक्शन जा रहा हो। तो वो चीज़ आपको उनको मार्क करना पड़ेगा, हाँ ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। वो बुक में ही होता है। अगर आपका इशिहारा टेस्ट नहीं हुआ तो वो कलर विजन टेस्ट होता है। आपको वहीं पे जो 20 फुट दूर पे जो टेबल पे बैठा के रखा है, वहीं से आपको एक बॉक्स का ढक्कन हटाएगा, उसमें रेड, ग्रीन, येलो सब लाइट्स रहते हैं। तो वो अभी एक फिल्टर डालेगा और पूछेगा अभी कौन सा लाइट जल रहा दिख रहा है। फिर एक फिल्टर डालेगा, पूछेगा अभी कौन सा फिल्टर चल रहा है, अभी कौन सा चल रहा है। अब 2 का कॉम्बिनेशन कर देगा, दोनों में अलग कर देगा। ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन करते रहेगा और आपसे पूछेगा लेफ्ट साइड कौन सा दिख रहा है, राइट साइड कौन सा दिख रहा है। वो आपका लाइट से चेक करता है, कलर विजन को। एक वो ऑप्शन हो गया, और एक ऑप्शन हो गया आपका इशिहारा टेस्ट से, मतलब बुक से। तो बुक वाला आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आप देख सकते हो कि आपको ये कलर विजन बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अगर कलर विजन आपका रहा तो सीधा बाहर, आपको वहीं पे बोल देगा आप फिट नहीं हो।
मतलब वो कुछ नहीं बोलता है, बट आप वहीं समझ जाओ कि आप हो गया। कलर विज़न बड़ा फैक्टर है, विज़न टेस्ट तो आपके लिए सब तो मैं कोई बताने का ज़रूरत है नहीं मुझे लगता है, क्योंकि आपको मालूम ही होगा एलपी का मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, A1 का मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है। जो आपको नहीं मालूम है मैं वो चीज़ को थोड़ा लाइट अप करने की कोशिश करूँगा। तो ये विज़न वगैरह तो सबको लगभग मालूम रहता ही है। जो मेन इशू आता है, इशूज़ जहाँ पे आते हैं वो चीज़ मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तो अभी विज़न हो गया, कलर ब्लाइंडनेस हो गया। इसके बाद कलर ब्लाइंडनेस होने के बाद आपको सीधा उसी में वहीं बैठे बैठे आपको हेयरिंग टेस्ट भी कर लेता है। आपको इस तरफ ठक ठक, मतलब उसके बाद स्पीकर भी होता है, कहीं के स्पीकर नहीं होता है, तो उनका जो स्टाफ रहता है वही आपको आंख बंद करा के इधर उधर कुछ कर मतलब आवाज़ कर लेता है। बाकी स्पीकर उनके पास रहता है, आपको बजाएगा इधर से, किधर से आवाज़ आया, किधर से आया, किधर से आया, ऐसा ऐसा करके चेक कर लेता है। वो आप नॉर्मल है, वो आपको बता भी दोगे ऐसे ऐसा वो चेक नहीं होता हर जगह, लेकिन कहीं होता है तो वो आप बता लो, कोई इश्यू नहीं है। उसके बाद आइज़ के लिए एक लेजिक टेस्ट होता है। लेजिक सर्जरी कोई क्या करता है ना, लेंस लगा के रखता है, कोई लेंस लगा के रखता है आई में अपना करेक्शन करने के लिए पावर को। तो वो चीज़ का एक बाकायदा टेस्ट होता है। वहाँ पे वो मशीन के आगे आपको बैठा देंगे एकदम अच्छा से ऐसे करके, ये ऐसे जो एकदम ऐसा ही मशीन रहेगा, आपका चीन वहाँ पे एकदम परफेक्ट बैठाएंगे और फिर बोलेंगे कि एकदम हाई इंटेंसिटी वाला लाइट रहेगा, एकदम बोलेंगे कि आप उधर ही देखते रहो, ऐसे ही देखते रहो। आपको पूरा आंख में गड़ेगा भी, बट वो आपको बोलेंगे नहीं इधर देखते रहो, आपका एकदम आंख ऐसे फंसा हुआ रहेगा। तो वो चीज़ वो अपना उससे देखते हैं, स्कोपिक लेंस से वो जूम करके वो देखते हैं कि कहीं रिफ्लेक्शन वगैरह दिख रहा है, रिफ्लेक्शन वगैरह है, मतलब वो लेंस होने से वो डिफ्लेक्शन मिलता है लाइट का। तो वो चीज़ वो लेजिक सर्जरी चेक करते हैं, कोई लेंस वगैरह तो नहीं लगाया है। तो ये चीज़ हुआ, आई में मेनली ये टेस्ट हुआ, और आपका विजन टेस्ट हुआ, कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट हुआ, और आपका लेजिक सर्जरी टेस्ट, मतलब वो सर्जरी कुछ सर्जरी लेंस वगैरह तो इम्पार्ट नहीं किया हुआ है, वो चीज़ें चेक कर लेते हैं। लेजिक सर्जरी होने के बाद मैं जैसे बताया था फिजिकल वो जो चेक करते हैं जनरल फिजिशियन, वो चेक हो गया। काफ़ी लोग बोल रहे थे कि यार ये चेक नहीं होता है, वो चेक नहीं होता है। मैं कमेंट्स में देख रहा था, बहुत लोग बोल रहे थे कि ऐसे तो डरा रहे हो, ऐसा ही है। दोस्त मैं पहले ही बोल दिया हूँ कि तुम्हारा सोलली डिपेंड करता है हॉस्पिटल पे, और पहले ही वीडियो में बता भी दिया था कि कोलकाता जोन थोड़ा लिबरल है। तो हो सकता है किसी का कोलकाता जोन होगा तो उसको मालूम होगा कि जोन में बता रहा हूँ, जोन में बहुत सारे हॉस्पिटल है, वहाँ पे भी टफ हो सकता है। तो माना जाता है कि कोलकाता थोड़ा लिबरल रहता है जोन, बहुत सारे हॉस्पिटल वहाँ लिबरल है। तो डिपेंड करता है, अगर तुम्हारा हॉस्पिटल बहुत बढ़िया मिल गया, मतलब एकदम स्मूथली हो गया, तो तुम सोचोगे अरे ILP का तो कोई मेडिकल ही नहीं है। लेकिन जो चीज़ होता है वो होता है, जो एक्सपीरियंस हुआ है वो हुआ है, ये सब होता है तो होता है। तो मैं कोई कहीं से कहानी बना के तुम्हें नहीं बता रहा हूँ, ये होता है और ये मान के चलो, ये चीज़ तुम लेके चलो। अगर तुम्हारा नहीं हुआ वेल एंड गुड, तुम्हारे यहाँ पे नहीं हो रहा, बहुत जन बोल रहा था, रिप्लाई कर रहा था कि पूरा खोलते नहीं है। जो एक जन बोल रहा था आर्मी का, सही में आर्मी भी ऐसा नहीं करता है, बात सही है कि आर्मी में भी ऐसा सिर्फ ये दौड़ा भी नहीं देते, दौड़ाते नहीं है बस, वही मानो। बाकी टेस्ट तो एकदम आर्मी से भी ज़्यादा ये करते हैं। तो ये चीज़ मान के चलो कि इनका जो स्टैंडर्ड A1 स्टैंडर्ड बहुत हाई लेवल का स्टैंडर्ड होता है LP का, और तुम्हारा जो लेवल है आर्मी से भी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। तुम्हारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आर्मी से भी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम 2000-3000 आदमी लेके जाओगे तो तुम्हारा क्या लगता है। ठीक है, ये चीज़ पे हम लोग बात करेंगे। तो अभी कुछ आई से रिलेटेड और मुझे तो ऐसा कुछ बताना नहीं है अभी, ये मेनली ये चीज़ है। हाँ, आप आई के लिए क्या कर सकते हो, जैसे कि मतलब अगर अभी से आप ये कर रहे हो तो ज़्यादा फ़ोन वोन मत चलाना, लाइट वाइट ज़्यादा एकदम अभी अवॉइड करो। कोशिश करो अपना ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने, मतलब आई का नर्व्स को जितना स्मूथ रख सको, पानी पियो अच्छे से, एकदम खून को पतला रखो एकदम। कोशिश करो जितना पानी पी सको आराम से। कोई मेडिसिन वगैरह कोई इनटेक कभी मत करना, कुछ एक्सपेरिमेंट मत करना, जैसा है अभी तक वैसा ही रहने देना। अगर तुम्हारा 6/6 अभी कहीं महिला तुमने पता कर लिया है तो कुछ भी मत करना। जो लाइफस्टाइल चल रहा, सिंपल लाइफस्टाइल चलाना, कुछ भी कंटिन्यू या मेंटेन या मेडिकली एकदम फिट रहने के लिए कुछ भी मत करना। नॉर्मल चीज़ है, पानी वानी अच्छा से पीना, ये चीज़ कर सकते हो, बाकी एक्स्ट्रा कुछ भी मत करना। अब जिनका बॉर्डर लाइन पे लगता है कम बेसी हो गया, तो उनके लिए कुछ
क्या ही बोलूँ, मैं तो डॉक्टर हूँ नहीं, मैं मुझे बताना भी सही नहीं रहेगा, वो चीज़ किसी को फ़ायदा करे नहीं करे, तो वो चीज़ मैं बताना सही नहीं रहेगा। और कुछ कुछ क्वेश्चंस थे, जैसे पुराने वीडियोज़ में मैं जब बात कर रहा था कि गवर्नमेंट सर्विंग हो तो क्या एनओसी ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। गवर्नमेंट सर्विंग हो तो एनओसी वहाँ मांगेगा ही दोस्त, ग्रुप डी में हो, ग्रुप सी में हो, ग्रुप बी में हो, उससे कोई मतलब नहीं है। गवर्नमेंट सर्वेंट हो, पीएसयू, यहाँ तक कि पीएसयू में भी हो तो मांगेगा। हाँ, अगर ऑटोनोमस हो या फिर अलग हो तो कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, आराम से जाओ, अपना जब ज्वाइनिंग आएगा तो ये करना और ये करना। तो गवर्नमेंट सर्विंग हो, पीएसयू में या फिर एफिलेटेड कहीं से भी हो, तो अगर तुम शायद अप्रेंटिस भी किए हो तो भी एनओसी चाहिए तुमको। तुम अगर किसी तरह गवर्नमेंट से अभी रोल में हो तो तुम्हें चाहिए ही एनओसी चाहिए, ये चीज़ मैंडेटरी है, मान लो। और एक चीज़, डॉक्यूमेंट्स जो तुम ले जाओगे, ये बहुत कम लोगों को अभी एक्सपीरियंस होगा, ये जब जाएंगे डीवी होगा तब मालूम चलेगा। जो डॉक्यूमेंट्स ले जा रहे हो, हर एक डॉक्यूमेंट्स में डेट ऑफ इशू मेंशन होना चाहिए, ये चीज़ दिमाग में डाल लो। अब पता नहीं और जगह तुम लोग डीवी कहाँ होगा नहीं होगा, ये चीज़ मैं बता रहा हूँ। डेट ऑफ इशू, डेट डॉक्यूमेंट्स में, हर एक डॉक्यूमेंट्स में इशू होना चाहिए, यहाँ तक कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी तुम ले जा रहे हो, पैन कार्ड तो खैर वहाँ लेता नहीं है, आधार कार्ड, डॉक्यूमेंट जितने रिजल्ट्स हैं, मार्कशीट्स हैं, सब में डेट ऑफ इशू मेंशन होना चाहिए। 10th का, 12th, जो भी ITI का, सब में डेट ऑफ इशू लिखा रहता है। और नहीं लिखा रहता है तो उसको तुम्हें प्रिंसिपल से बहुत चीज़ करना पड़ेगा, जो कि तुमको वो चीज़ उससे बैकिंग बताए कि हाँ इस डेट को इशू हुआ है। ये चीज़ वो मैंडेटरी है, याद रखना, नहीं तो वो तुम्हारा वहाँ पे वैलिड नहीं माना जाएगा। तुम्हें फिर डिक्लेरेशन भरा के बोला जाए कि तुम अगले दिन यहाँ पे प्रेजेंट करोगे वो डॉक्यूमेंट, तुम्हें वहाँ पे तुमसे डिक्लेरेशन भरवाएंगे। फिर डेट ऑफ इश्यू वाला सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। और कुछ क्वेश्चन थे, जैसे कि हाँ, जितने डॉक्यूमेंट्स ले जाओगे, अटेस्टेशन देखो खुद का साइन करना रहता है और डेट डालना रहता है वहाँ पे उस दिन का डीवी का। तो ये चीज़ तुम यहाँ से भी कर सकते हो, वहाँ पे बैठ के भी कर सकते हो। ये सब चीज़ बताने वाली कोई चीज़ है नहीं जो नॉर्मल डीवी का प्रोसीजर में है। ये सब चीज़ तुम वहाँ अटेस्टेशन मतलब वहाँ साइन करना और खुद का एड्रेस डालना, खुद का डेट डालना उस दिन का, जिस दिन तुम खुद का अटेस्टेशन कर रहे हो। जितने डॉक्यूमेंट्स ले जा रहे हो ओरिजिनल में मत कर देना, जो भी डुप्लीकेट ले जा रहे हो, जो फोटोकॉपी ले जा रहे हो, फोटोकॉपीज में सब में जितने फोटोकॉपीज है सब में तुम्हारा सिग्नेचर चाहिए और उस दिन का डेट चाहिए, सब में A to Z में, और सबके नीचे में करना। तो ये अटेस्टेशन, सेल्फ अटेस्टेशन इसी का मतलब है। और तुम्हारा फ़ोटोज़ वगैरह ले जाना, अच्छे खासे फ़ोटोज़ ले जाना। और फॉइल वॉइल का तो बता ही दिया कि कोई इशू नहीं है, फॉइल आप नहीं भी हो कोई इशू नहीं है। बाकी कुछ लोग बोल रहे थे कि हाँ, अब अगर आते हैं केस कि अगर तुम्हारा कुछ मेडिकल में प्रॉब्लम होता है, कोई चीज़ में ऐसा में कुछ भी में तुम्हारा डॉक्टर ऐसा बोलता है कि ये चीज़ है तुम्हारा, तो कुछ भी अगर तुम्हारा मेडिकल के दौरान उनको प्रॉब्लम निकलता है तो तुम्हें रेफ़र करेंगे किसी दूसरे स्पेशलिस्ट के पास। जैसे जनरल फिजिशियन है यहाँ पे, तो जनरल फिजिशियन के वो मान लो तुम्हारे पास दिखा कि फ्लैट फुट है, तो फ्लैट फुट के लिए तुमको दूसरा जगह रेफ़र करेंगे कि वहाँ पे जाओ, वहाँ पे चेकअप कराओ। कहीं दूसरे लोकेशन पे भेजेंगे जहाँ पे वो एक्सपर्ट रहते हैं। वो एक्सपर्ट्स वो स्पेशली जैसे ऑर्थो के लिए है तो ऑर्थो के लिए देखेंगे फ्लैट फुट के, तो वहाँ पे एक्सरे होगा तुम्हारा, फिर से एक्सरे होगा, फिर से वो रिपोर्ट बनेगा। वो रिपोर्ट पूरा कॉन्फिडेंशियल रहेगा। वो जो भी वहाँ पे गए, वहाँ पे दिखाया, वो देखने के बाद रिपोर्ट बनाता है। वो जैसे तुम्हें रेफ़र किया और तुम्हारा किसी का फ्लैट फुट निकला, उसको रेफ़र किया, वो वहाँ पे दूसरा हॉस्पिटल गया, वहाँ पे जाके वो रिपोर्ट बनाएगा। रिपोर्ट बना के एक लिफाफा बनाता है, लिफाफा बना के स्टैम्प करता है। वो स्टैम्प कॉन्फिडेंशियल है, एकदम कॉन्फिडेंशियल, उसे तुम खोल नहीं सकते हो। वापस ला के यही डॉक्टर खोलेगा, यहाँ पे खोलेगा। और अगर उसमें भी उनको कुछ लगता है तो फिर पैनल, तुम लोगों का 3 मेंबर का एक पैनल बनता है। 3 मेंबर का पैनल अब डिसाइड करेगा तुम्हारे साथ करना क्या है। वही अब तुम्हारा जो बताएगा कि A1 देना है, A3 देना है, C1 देना है, B1 देना है, वही सारा डिसीजन लेंगे वो तीनों अब मिल के। एक डॉक्टर कभी नहीं लेता है डिसीजन। कुछ भी इशू होता है, शुगर हुआ है, कुछ भी इशू आता है, तो एक 3 मेंबर पैनल अकेला डिसीजन नहीं होता है। उससे पहले तुम्हें कहीं रेफ़र करा जाएगा, रेफ़र के बाद एक रिपोर्ट आएगा, जैसे कमेटी बनता है वैसे रिपोर्ट आएगा। वो रिपोर्ट के बाद 3 मेंबर पैनल बनेगा, वो मेंबर डिसीजन लेगा। और फिर उसके बाद तुम्हारा एक आएगा मेडिकल स्टैंडर्ड। उसके बाद जब तुम्हारा फाइनल जो हो गया 10-15 दिन या 30 दिन के बाद जब रिजल्ट आएगा तुम्हारा मेडिकल का,
उसके बाद ही तुम, अगर तुमको लगता है कि यही तुमको A1 तुमको चाहिए था और तुमको मिल गया A3 या फिर B1, और A3 और B1 ही वहाँ पे जब लास्ट में तुम जाते रहोगे ना तो उसमें लिख देता है तुम्हारा क्या मिल रहा है तुमको, जहाँ पे तुमको फिर से थंब इम्प्रेशन, सबसे मेडिकल हो जाने के बाद फिर से तुमसे थंब इम्प्रेशन लेता है। तो वहाँ पे कई बंदे देख लेते हैं, वहाँ पे एक्चुअली में A और 3 नहीं लिखा रहता है, AEE3, AEE1, BEE1, B ऐसा B नहीं लिखा रहेगा, कैपिटल लेटर B, वो BC ऐसा करके, वो तुम्हें पता ना चला इस टाइप का लिखते हैं वो लिखा हुआ। तुम अगर देख पाते हो तो देख लेना थंब या इम्प्रेशन देते हुए टाइम, तो उस टाइम ध्यान देना, दिख जाएगा तुम्हें। तो वो चीज़ तुम्हें जब मालूम रिजल्ट आ गया, मतलब 10-15 दिन मेडिकल होने के बाद, 10-15-20 दिन के बाद रिजल्ट आया, उसमें तुम्हें पता चल रहा है A3 दिया है, तब तुम फिर अपील करना पड़ सकता है, तुम्हें अपील करना पड़ेगा वो। फिर वहाँ पे तुम्हारा रीमेडिकल नहीं होता है। रीमेडिकल किसके लिए होता है मैं बताता हूँ। रीमेडिकल होता है, मान लो तुम्हारा शुगर ज़्यादा निकला उस टाइम, BP हाई था उस टाइम, या फिर तुम्हारा हाइड्रोसील या फिर ऐसा कुछ इशू है जहाँ पे तुमको कुछ टाइम चाहिए रहेगा ऑपरेशन वगैरह के लिए, या फिर तुम्हारा TB है, जो भी रीजन, चेस्ट में TB निकला, चेस्ट का एक्सरे हुआ उसमें TB निकला, तो उसमें तुम्हें कुछ टाइम दिया जाएगा, जितने टाइम भी लेगा उतना सफिशिएंट टाइम तुम्हें प्रोवाइड करेगा, बशर्ते तुम्हारा डिले हो जाएगा, प्रोसेस तुम्हारा थोड़ा डिले हो जाएगा। तो वो चीज़ के लिए रीमेडिकल होता है। रीमेडिकल में तुम्हारा फिर से तुमको रीमेडिकल के लिए आना होगा, सारा प्रोसेस फिर से होगा तुम्हारा, ये हो गया रीमेडिकल। बट अगर तुम्हारा एक स्टैंडर्ड बन गया, मान लो तुम्हारा आई का इशू आया और आई से एक स्टैंडर्ड बन गया और रिजल्ट पब्लिश हो गया, तब रीमेडिकल नहीं होता है, तब होता है अपील करना पड़ता है तुम्हें। अब तुम्हारा अपील का प्रोसेस अलग है, उसका बोलोगे तो अलग वीडियो तुम्हें बता दूंगा अपील का क्या क्या प्रोसेस आता है। अभी तुम तो DV भी नहीं हुआ है तो अपील के लिए क्या ही देखोगे। तो पहले ये चीज़ देख लो कि ये सारा प्रोसेस होता है, मैंडेटरी है। काफ़ी लोग बोल रहे थे कि सिर्फ आई से हो जाएगा, जाओ एक बार, तुम्हें लग रहा है कि डरा रहा है ऐसा करके, बहुत सारे कमेंट्स देख रहा था। ड्यूड, सबको लगता है कि नॉर्मल है, एक बार जाओ तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जॉब है, बहुत अच्छे से मेडिकल होता है, बहुत अच्छे से। तो ऐसे ही नहीं बोला जाता है कि यहाँ पे ये काम कर रहा है, ये मतलब तुम पूरा अच्छे तरह से फिट हो तब तुमको ऐसा माना जाता है, और तभी तुम वो जो लेते हो ना शादी ब्याह में जो गलत काम करते हो, ऐसे ही नहीं लेते हो। तो ये चीज़ है, यही चीज़ था, इतना ही था। अभी और कुछ कमेंट्स या फिर कुछ ऐसे डाउट्स आएंगे तो आप लोग अपना कमेंट्स लिखना, अगर मैं देखना सारे कमेंट्स के जनरली रिप्लाई दिया हो, तो ऐसा कुछ इशू है जितना मुझे पता है मैं अपने तरफ से तुम्हें रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा। और बोलोगे कुछ ऐसा कुछ कंटेंट या फिर जैसा कुछ डाउट है तो उस पर तुम लोग एक साथ कमेंट करना, मैं उस पर सारे एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। चलो, धन्यवाद, थैंक यू।